हाँ, हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। आज एक ब्लैक बैकग्राउंड है। हाँ, क्योंकि आज का एक ब्लैक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि वो पल आ चुका है जब मैं तुम लोगों से आज कह दूं कि ये हमारी आज आखिरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बहुत बहुत प्यारी सी कहानी है अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं। इस सफ़र की हमारे बीच में जो सफ़र हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले, है ना, सॉरी फॉर द डिले। एक थोड़ा सा इशू हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो गया है। ठीक है, उसके कारण बस कुछ ही देर में फाइल लग जाएगी, है ना, और हम स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ को। सर आप कहाँ थे? मैं यहीं था। तो ये जो सफ़र हुआ था, है ना, स्टार्ट हुआ था हमारा नीव का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था। इस नीव के सफ़र में हमने क्या स्टार्ट करे थे भैया? ठीक है, ये जो हमारा प्यारा सा नीव बैच था, ठीक है, चाहे वो नीव यूपी हो, चाहे वो नीव, अगर मैं बात करूँ हिंदी बैच हो, तुम सीबीएसई से हो, तुम राजस्थान से हो, तुम बिहार से हो, तुम झारखंड से हो, तुम मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, पता है इन सभी, जब ये सफ़र हमने शुरू करा था तो हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये सफ़र कहाँ जाएगा, ठीक है, और कितना सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही लाइक आइडिया तो था, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना प्यारा बॉन्ड हम लोगों के बीच में बन जाएगा। तो यही कहानी थी जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था। तो अब क्या करना है, तो मैं पहली बात, है ना, अभी क्या करना है उसके बारे में बात करते, फिर क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करेंगे यार, है ना। सुनो, अभी ये जो सफ़र स्टार्ट करा है हमने, ये लाइफ टाइम रहेगा, टेंशन मत लो कि हम लोग हैं ना यहाँ पर, हम लोग ने एक दूसरे के साथ जो सफ़र बिताया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने जो एक समय हमारे एक साथ में जो बिताया हुआ है, जो हमने सफ़र पूरा की पूरा जो तय किया हुआ है, ये हमेशा हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो इसको थोड़ा सा तुम लोग पॉजिटिव वे में लेना। ठीक है, और पॉजिटिव वे में ऐसे लेना कि जो हमने तुम लोगों को चीज़ बताई थी शुरू से ही, है ना, जो तुम लोगों को चीज़ें बताई थी शुरू से ही, जो भी चीज़ें हर टीचर बताना चाह रहा था कि भाई अब जो है ना, अब इस जो जर्नी है, इस जर्नी में जो जो चीज़ें तुम्हारे टीचर्स ने तुमको बताई थी, उन सभी बातों को एकदम ध्यान में रखना, तभी तुम लोग बहुत बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, तो जीके अंश पटेल प्रयागराज, अनमोल, हरिमोहन, साक्षी, अंश, ऑल ऑफ यू बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच, तुम लोग इतना ज़्यादा हमें चाहते हो। सर बीच बीच में आते रहिएगा, बिल्कुल 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 मिलते रहेंगे। चलो, तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या था? परमाणु संरचना। क्या नाम था भैया? परमाणु संरचना। इस परमाणु संरचना के अंदर, है ना, इस परमाणु संरचना के अंदर हमने सारी चीज़ों को बेसिकली डिस्कस कर लिया, है ना, सारी चीज़ों के बारे में अपन ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। ठीक है, इस परमाणु संरचना के अंदर हमने बात करी किसके बारे में भैया? हमारे उपपरमाण्विक कण हैं। सर उपपरमाण्विक कण क्या होते हैं? उपपरमाण्विक कण क्या होते हैं? सर उपपरमाण्विक कण का मतलब होता है हमारे कौन से कण? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे न्यूट्रॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? उपपरमाण्विक कण होते हैं। अब इन उपपरमाण्विक कणों में हमने एक चीज को बहुत प्यारे तरीके से डिस्कस करा था। ठीक है, इनकी खोज वगैरह के बारे में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से हम इनकी खोज हुई, किस तरीके से सारी चीजें हुई। फिर इसके बाद हमने बात करी थी परमाणु मॉडल की। परमाणु मॉडल में तुम लोगों को याद है कौन कौन से करवाए थे? जल्दी से बताओ। परमाणु मॉडल हमने पढ़े थे, कौन कौन से परमाणु मॉडल थे? सर एक था हमारा थॉमसन वाला, थॉमसन परमाणु मॉडल। फिर हमने बात करी थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। फिर हमने बात करी थी बोर के परमाणु मॉडल की, है ना, बोर के परमाणु मॉडल की बात करेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा ये समझ लो, है ना। एक था हमारा थॉमसन परमाणु मॉडल, एक हमारा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, और एक था हमारा बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो शानदार है, बहुत बढ़िया। इसको अपन
इसके बाद हम बात करें किसकी, है ना, थॉमसन परमाणु मॉडल हो गया, है ना, बोर का परमाणु मॉडल हो गया। अब इसके बाद हमने चर्चा करी थी किसके बारे में, बहुत ही प्यारी सी चर्चा करी थी कि इन परमाणु मॉडल के बाद हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करी थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या देखते थे भैया कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने क्या देखा था? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है, जिसके बारे में हमने तुम लोगों से डिस्कस करा था, ठीक है। तो यही कुछ कहानी थी जिसको मैंने तुम लोगों से डिस्कस करा था। एक चीज़ यार मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, जो हमारा कंटेंट टाइप करा करते हैं ना, ठीक है, जो कंटेंट टाइप करा करते हैं, जो डीटीपी सर हैं, उनके साथ क्या सीन है कि उनके भतीजे की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वो बेचारे हॉस्पिटल से भेजकर पीपीटी को भेज रहे हैं, और इसके कारण उनको सारा थोड़ा डिले हो गया उनकी साइड से। इसी के कारण से मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी अपन 2 मिनट में पीपीटी को बेसिकली वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लाइक शेयर कर लेंगे। सर 1 मिनट लैपटॉप भेज देना, मेरे लैपटॉप और माउस दोनों ला लेना, ठीक है। तो उनके साइड से थोड़ा डिले हो गया। हाँ, सॉन्ग सुनेंगे, सारी चीज़ें सुनेंगे, अगर तुम मुझे 2 मिनट दे दो तो, 2 मिनट दे दो तो 2 मिनट दे दोगे, पक्का 2 मिनट दे दोगे, ठीक है। अब उनके साथ इश्यूज थे भैया, तो उस चीज़ को आगे पहुंचाने से कोई हो गया, बढ़िया है, हो गया, ठीक है। तो उनके साथ इश्यूज थे बेटा, इसके कारण ही बस 2 मिनट में अपन कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अपन को बस अभी 2 मिनट में मैं ऐड कर लूंगा, मैं ही खुद कर रहा हूं इस चीज को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हमने चर्चा करी थी, इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण हो गया था, फिर हमने 2 चीजों के बारे में बात करी थी। एक था हमारा समस्थानिक और दूसरा था हमारा, अगर मैं बात करूं, संभारिक। किसके बारे में बात करी थी? एक था हमारा समस्थानिक और दूसरा क्या था हमारा? संभारिक। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम लोगों को, सर आज के टॉपिक्स क्या है, आज अपन क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा? प्रैक्टिस करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से अपन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, तो समस्थानिक क्या होता है? अब मैं तुम लोगों से एक चीज पूछ रहा हूं, ठीक है, तो मैं ये बताना इस क्वेश्चन के अंदर कि भैया हमारा जो हाइड्रोजन है, इसके अंदर मतलब हमारा जो ट्राइटियम है, मैं क्वेश्चन है ये कि जो हमारा ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम, इस ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या है, बताओ भैया ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ट्राइटियम का पता है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। मैं ऑप्शन कह रहा है ए, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है अगर बात करें 0 और डी कह रहा है 4। बता दो भाई, ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जल्दी से मुझे बता दो, ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जस्ट मुझे तुम लोग बता दो, बताओ भाई, ट्राइटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जल्दी से मुझे बता दो। पोल स्टार्ट कर दें, पोल स्टार्ट कर दें। चलो बहुत बढ़िया, पोल स्टार्ट कर दें। मैं आप सभी का समय शुरू होता है अब, कर दो भैया। चलो, ट्राइटियम में प्रोटॉन, अगर बात करें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बता दो, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये तुम लोगों से पूछा है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
सर आज की क्लास लंबी रखना, आय हाय हाय मक्खन लगाया जा रहा है। तुम लोग तो बहुत बोलते थे सर क्लास लंबी हो रही है, क्लास लंबी हो रही है, हैं? तुम लोग तो बहुत बोलते थे कि क्लास लंबी हो रही है, लंबी हो रही है। लो अब बहुत शानदार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ट्राइटियम। ट्राइटियम में क्या होता है? ये हाइड्रोजन परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन परमाणु भार कितना है? 3। तो भैया इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? जितना परमाणु क्रमांक 1। प्रोटॉन कितने होंगे सर? जितना परमाणु क्रमांक 1। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए जितना परमाणु क्रमांक है उसमें से परमाणु भार घटा दो, आंसर आ जाएगा 2। तो ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी? 2। तो ऑप्शन बी पर तुम्हें टिक लगाना था बढ़िया तरीके से। 86.33% बच्चों ने सही आंसर दिया। 86.33% बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूं, है ना। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब तुम लोगों के सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऑप्शन है -1.6 इंटू 10 की घात -31 कूलाम। बी है 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी। सी है प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तुम लोगों से अगर मैं बात करूं, पूछा गया है, जल्दी से तुम इसका आंसर बताने का प्रयास कर दो। ठीक है, जल्दी से इसका बताने का प्रयास कर दो। ओके 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 ओके, चलो बहुत शानदार। तो आप सभी का समय शुरू होता है, मैं पोल का समय स्टार्ट करता हूं। पक्का 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 पक्का, जल्दी से बताओ। चल, तो पोल सभी का शुरू होता है अब, सभी का पोल शुरू होता है अब। बस लास्ट चीज थी, बस आएगा, बस फाइल लगने वाली है। दे दो इसका आंसर, दे दो आंसर, बस 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, बस हो ही गया हो ही गया हो ही गया हो ही गया। चलो इसका आंसर दे दो फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर दे दो। फटाफट से इसका आंसर दे दो, दे दो दे दो दे दो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका अगर मैं तुम लोगों से आंसर पूछूं तो वो क्या होने वाला है? तो भैया माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात, अगर हम बात करें, अरे भाई सारे ऑप्शंस गलत दिए, सारे ऑप्शंस गलत दिए, सारे ऑप्शंस गलत दिए यार। ये माइनस का 14 आता, वो सॉरी -19 आता। कितना आता? -19 आता है ना। तो अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शंस गलत ही दे दिए यार मैंने, एकदम दिमाग स्टक हो गया ना मेरा यार। -19 आता है, -19 कूलाम। ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट करना था। हमें देखते हैं 66.2% बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से पूछा था।
अब जो है ना, मैंने क्वेश्चंस गलत दे दिया, ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया, ठीक है, बस 1 सेकंड में हो ही गई। तुम लोगों ने इतना कर दिया भाई, इतना कर दिया कि पूछो मत। तुम लोगों को बस यही चाहिए, मास्टर मस्ती करते हैं। फिर अपन मस्ती करने वाले हैं अभी 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में मस्ती स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन ना ले, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस आई गई फ्लाइट, फाइल आ गई, खत्म, ये फाइल आ चुकी है। अब क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई एम सो सॉरी, इतना ज़्यादा डिले हम लोगों ने कर लिया बढ़िया तरीके से। अब अपनी फाइल आ चुकी है, अब अपन करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत परेशान हो गया यार मैं इसके चक्कर में। चल, बहुत बढ़िया। हाँ, डी भी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, डी भी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, मतलब इनमें से कोई नहीं भी तुम लोग लगा सकते थे। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना, बहुत शानदार। चल, ठीक है। लव यू एटीपी सर। हाँ, मतलब क्यों हुआ ये पहले मैं बता देता हूँ। क्या हुआ कि भाई मैंने डीटीपी साहब को बोला था कि क्लास का जो भी पीपीटी है इसको टाइप करके भेज दीजिएगा। उनकी साइड से क्या है कि वो खुद हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में हो जाने के बाद उनके जो भतीजे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे में किसी को परेशान करना सही नहीं है ना, तो उनकी साइड से थोड़ा डिले हो गया है। तो हम बहुत समझदार हैं, हम इतने ज़्यादा समझदार हैं, हम एक दूसरे की हाथ मतलब लाइक हम एक दूसरे को एक तरीके से सपोर्ट करा कर चाहिए, और हमें भी करना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। तुम लोग भी करा करते हो, तो आपका एक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके बारे में बात कर ली अपन ने। चल, बहुत बढ़िया, करते हैं स्टार्ट। हाँ, बहुत शानदार सर, हम दिया करेंगे कि कल वो सही हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो तुम लोग कितने प्यारे हो, देख रहे हो तुम लोग की बड़ाई हो जा रही है। तुम लोग कितने प्यारे हो भाई, हाँ, तुम लोगों की बड़ाई हुई जा रही है, ठीक है। चलो, तो अभ्यास प्रश्न निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल सकते हो तुम। एनसीईआरटी के अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। और सर मेरा मंडे से पेपर है, ओके, लव यू बच्चे। सर जी आप अपना नंबर दे दो, आए हाय, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर जो है हमारा, अगर हम इसमें बात करें तो आज के लेक्चर में जो है हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, ठीक है। कौन सा होने वाला है? 8, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो क्या है हमारा अभ्यास प्रश्न। जो क्या है हमारा बेटा? अभ्यास प्रश्न, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसको अपन क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। अभ्यास प्रश्न अपन कवर करने वाले हैं मस्त तरीके से, ठीक है। मस्त तरीके से अपन अभ्यास प्रश्न कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं? अभ्यास प्रश्न। चल, अभ्यास प्रश्न, ठीक है, अभ्यास प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास प्रश्न के बाद अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन ये आता है, तुम लोगों को पता है कैनाल किरणें क्या होती है? जल्दी बताओ, कैनाल किरणें क्या होती है? याद है तुम्हें? क्या होती थी कैनाल किरणें? हाँ बताओ। तो कैनाल किरणें ये हुआ करती थी कि जिसके अंदर जो मतलब अगर बात करें परमाणु हुआ, जो कण हुआ करते थे, ठीक है, जो कण हुआ करते थे, कौन से कण? आवेशित कण, वो धनात्मक आवेशित हुआ करते थे। तो कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण से बनी है, जो एनोड से कैथोड की ओर चलती है। इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है, और कैनाल किरणों के कारण ही धनावेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई थी। कौन सी? किसकी खोज हुई थी? प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो इसके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उसमें कौन सा आवेश होगा? बताओ जल्दी से। यदि किसी एनोड की, कैनाल किरणें किसकी ओर चलती है? कैथोड की ओर चलती है ना, बहुत बढ़िया। यदि किसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश होगा? जल्दी बता दो। मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूं। ऑप्शन ए कहता है प्लस, बी कहता है माइनस,
सी कहता है 0 और डी कहता है कोई नहीं। जल्दी से बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, तो आप सभी का समय शुरू होता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये लो, स्टार्ट कर दिया। ये लो, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये लो, मैंने स्टार्ट कर दिया। चलो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0 वाला। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना था तुम्हें। और ऑप्शन सी पर अपन करेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सी पर अपन टिक लगाना था। देखते कितने परसेंट बच्चों से। 83.5%। वेरी गुड। अरे भाई साहब, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम बात करें -1 इकाई ऋणावेश होता है और प्रत्येक प्रोटॉन पर +1 इकाई धनावेश होता है। इसलिए आवेश की संख्या समान परंतु विपरीत होने के कारण परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता और वे उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने यही बोला था भैया। टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता था कि परमाणु धनावेशित गोले से बना हुआ है, जैसे तरबूज में लाल लाल भाग, और उसके अंदर जो बीजे हुआ करते हैं, जो सीड्स हुआ करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे हुए होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चल, अगला कहता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणुक कण विद्यमान है? कौन सा भैया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। तो भैया उन्होंने धनावेशित कण के बारे में बताया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिससे नाभिक कहा जाता है, और इसलिए नाभिक में अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होता है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, ऋणात्मक थोड़ी होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये चीज को भी तुम लोग अच्छे से रीड करना, बढ़िया तरीके से ही रीड करना। ठीक है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। सीधी बात, क्या आएगा आंसर भैया? पहले वाले के अंदर 2, दूसरे वाले के अंदर कितने? 8, और तीसरे वाले के अंदर 18। फॉर्मूला भूल गए 2n²। ये देख लो, यहां पूछ लिया गया। तो पहला ये नाभिक होता था, नाभिक k बराबर n बराबर 1, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 2। n बराबर 2 जब लेते थे कितने इलेक्ट्रॉन आते थे भैया? 8। और n बराबर 3 लेते थे कितने इलेक्ट्रॉन आते थे सर? 18, है ना? KLMN याद है सर? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऑब्वियस ही बात है। बिल्कुल बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? बिल्कुल हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सोना ही क्यों चूज करा? क्योंकि सोने की हम ठोक पीट कर बहुत पतली चादर बना सकते हैं, क्योंकि सोना बहुत ज्यादा आघात वर्धनीय होता है। कैसा होता है? आघात वर्धनीय, मतलब जिसकी हम ठोक पीट कर पतली से पतली चादर के निर्माण कर सकते हैं। तो हाँ, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसी भी धातु की पन्नी से संभव है, और परिणाम वही प्राप्त होगा, क्योंकि सभी धातुओं के परमाणु की संरचना एक जैसी होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने सोना क्यों चूज करा? क्योंकि सोने की छोटी से छोटी, थिन से थिन शीट हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिख दो भैया। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन कौन से भैया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपरमाणविक या फिर उपपरमाणविक, जो तुम्हें लिखना हो। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन पूछा है भैया कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इससे न्यूट्रॉन कितने होंगे? जल्दी बताओ। प्रोटॉन 2 है ना, और टोटल परमाणु द्रव्यमान 4 है। बताओ कितना आंसर आएगा? ए बोलता है 2, बी बोलता है 3, सी बोलता है 4, डी बोलता है, अगर हम बात करें 5। कितना होगा आंसर? बताओ भैया, कितना आंसर होगा? यार इस चीज के लिए मैं सॉरी चाहूंगा, है ना, कि इतना डिले होगा। पहली बार इस क्लास में डिले हुआ। आई एम सो सॉरी, है ना, आई एम सो सॉरी। मेरी खुद इच्छा नहीं होती किस तरीके की चीजें हो, ठीक है, बट कैसे हो गया यार? बट होता है ना बेटा, हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इस तरीके की चीजें हो गई थी। आई एम सो सॉरी,
ठीक है, आई एम स्टार्टिंग पोल राइट नाउ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने। होता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार। दो प्रोटॉन बोला, इसका मतलब उसने Z दे दिया अपने को, मतलब परमाणु क्रमांक बता दिया। तो भैया द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा दो, तुम्हें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दे दिया। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4, परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, मतलब परमाणु संख्या। तो भैया न्यूट्रॉन की संख्या इतनी थी प्लस प्रोटॉन की संख्या इतनी, तुमने उधर उसको लेके गए, 4 - 2 आया आंसर, आंसर 2 आ गया। इसको ध्यान से समझ लेना है ना, बढ़िया तरीके से। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और सोडियम का होता है 11। तो इसका अगर तुम सिंपल से लिखोगे, इसका आएगा 2,4, इसका आएगा 2,8,1। सभी के अपन ने लिखे हुए हैं, बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं, तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे हो जाएगी भैया, K के अंदर 2 आएंगे और L के अंदर 4। इसके अंदर कितनी आएगी भैया, K के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर भैया 1। इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए था, बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो मैं तुम लोगों को बता रहा था, इसको थोड़ा सा तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, इसको तुम्हें अच्छे से थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का? हो चल आगे बढ़ते हैं। अगर किसी परमाणु के K और L कोश भरा है तो उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, सीधी बात भैया। K अगर पूरा भरा है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते और L अगर पूरा भरा है तो इसके अंदर 8 आते, M के अंदर 18 आते। तो उन्होंने बोला K और L दोनों भरे हुए हैं, तो 2 + 8 कितना आ जाएगा, 10। ये आंसर देख लो कि K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तथा L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चूंकि दोनों कोश भरे हैं इसलिए इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल 10 होगी। और 10 किसका होता था, Ni मतलब नियोन का, Ni मतलब नियोन का। खत्म, किसका होता है, नियोन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत शानदार है ना। ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताई है ना, इसको थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए था, बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए था। ठीक है, चलो इसको अपन ने कवर करा हुआ है, कई सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन है, मान लो कि भैया H है मतलब प्रोटियम, D मतलब ड्यूटेरियम और T मतलब ट्राइटियम के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले अपरमाणु कणों के सारणीबद्ध कीजिए। देखो परमाणु क्रमांक सेम है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। प्रोटियम का मतलब समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक सेम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग आई। तो अगर तुम लोगों से पूछ ले प्रोटियम में कितने इलेक्ट्रॉन है तो तुम तुरंत बता देना 1 है, 1 है। और अगर मैं बात करूं ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, यहां भी 1 ही आएगा। लेकिन अगर तुम लोगों से कोई पूछ ले है ना प्रोटॉन कितने, तो प्रोटॉन भी 1 है, 1 है, 1 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक सेम है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी भैया, अगर 1 में से 1 गया बचा कितना, 0। बहुत बढ़िया। अगर 2 में से 1 गया बचा कितना, 1। और 3 में से अगर मैं बात करूं 1 गया बचा कितना भैया, 2, बचा कितना, 2। तो प्रोटियम में अगर तुम लोग देखोगे है ना, प्रोटियम में अगर तुम लोग देखोगे ना, प्रोटियम में अगर तुम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करोगे ना, प्रोटियम में अगर तुम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करोगे ना, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करोगे तो प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना है भैया, प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना है बताओ। तो हमारे जो प्रोटियम है ना, प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान 2, 1 है। ड्यूटेरियम का क्या है, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान 2। ट्राइटियम का क्या है, परमाणु क्रमांक
1, द्रव्यमान 3, इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखनी थी चीजें। याद है कि नहीं? सब कराया हुआ है, सब कराया हुआ है, सब कराया हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने तुम लोगों से पूछी हुई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, जो मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पर आते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। क्या हमने ये करा हुआ है? क्या हमने ये करा हुआ है? एक बार डाउट्स देख लेते, डाउट्स 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 डाउट्स। आई लव यू सर, कंप्यूटर की क्लास करा दीजिए प्लीज, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं। आई लव यू सर, कंप्यूटर की क्लास करवा दीजिए। करते हैं बेटा, करते हैं कंप्यूटर क्लास करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। और कुछ? ओके, चलो। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये प्रतीक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का E-, प्रोटॉन का P+ और न्यूट्रॉन का N। यही चीज बताइए तुम लोगों को बढ़िया तरीके से। फिर आपेक्षिक द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का लगभग कितना होता है? 2000। 1/2000 हो सकता है, मैंने 1840 लिखवाया हुआ है, लेकिन तुम 1/2000 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन का कितना होता है? 1U। और न्यूट्रॉन का कितना मान सकते हैं अपन? 1, ठीक है। आपेक्षिक आवेश बोल देखते हैं, इस पे -1 होता है, इस पे +1 होता है, इस पे 0 होता है, मैंने तुम लोगों को बताया। परमाणु के अंदर स्थिति तुम देखोगे तो नाभिक के बाहर कौन होता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यही चीज है, यही चीज है। अगला कहता है भैया जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या क्या थी? क्या भैया क्या गलती थी? इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन एकदम धसे हुए होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो भैया स्टेशनरी नहीं होते, धसे हुए नहीं रहते, स्थिर नहीं होते, वो तो चक्कर लगाते हैं, है ना। तो ये परमाणु के एक तरीके से जे टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई, परंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। इससे पता चला कि भैया परमाणु का अधिकतर भाग क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए और बहुत कम वापस आए। क्यों आ गए? इन प्रश्नों की व्याख्या हमारा यह मॉडल बताने में असफल रहा। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अगला था हमारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी? रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया, नाभिक की खोज हो गई। रदरफोर्ड ने ये तो, सीमाएं देखो सबकी लिखी हुई है, अपन ने क्लास में लिखी है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है भैया? चक्कर लगाते हैं। पर उन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, जो हमारे बोर साहब ने बताया था। तो भैया यदि कोई आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है, मतलब उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है, तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते जाता है एनर्जी को, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे लूज करते जा रहा है, धीरे धीरे लूज करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि यहां पर जाकर और ये समा जाएगा और परमाणु क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। टॉमसन थॉमसन जो तुम्हें लिखना हो, जिससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और इसकी गति भी कम होती रहेगी। अंततः स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिला या पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है, परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। तो यही चीज है भैया, है ना। तो बोर के मॉडल की व्याख्या क्या है? बोर क्या कहता था भैया? बोर का परमाणु मॉडल याद कर लो, है बोर का परमाणु मॉडल याद कर लो। मैंने कुछ घुमाकर तुम्हें चीज सिखाई थी, चलो दिखा देते हैं। बोर का परमाणु मॉडल क्या कहते हैं कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। ये चीज उन्होंने बताई। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं ना, डिस्क्रीट ऑर्बिट या विविक्त कक्षा, है ना, जिसको अपने KLMN से दर्शाया। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, मतलब वो ऊर्जा को ना लूज करते हैं ना एक तरीके से गेन करते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें KLMN द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत बढ़िया, KLMN द्वारा दर्शाया जाता है। क्या वो बता दूं तुम लोगों को? कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से इनको क्या कर जाता है? दर्शाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, और कोई दिक्कत की परेशानी की आवश्यकता नहीं है ना। कुछ इस तरीके से KLMN दिखाया करते हैं,
ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। चलो भाई, क्या एक टेबल बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या एक टेबल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं पहले बना देता हूं। तो पहला हमारे दिया हुआ है थॉमसन, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तुम लोग खुद से करने का प्रयास करना। चलो मैं करवा देता हूं। सबसे पहले हम बात करें थॉमसन या थॉमसन की बात करें, थॉमसन है ना, या फिर थॉमसन की बात कर लें। तो थॉमसन मॉडल क्या कहता था कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जिसको हमने प्लम पुडिंग मॉडल कहा था। वही बात कर ले रदरफोर्ड कहता था कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है और जिससे नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है और अधिकांश भाग इसका क्या होता है बेटा? खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। वही बात कर ले बोर कहता था कि परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, और परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता। तो ये भैया हमारे बोर साहब ने कही थी। फिर अब हम बात करते हैं किसकी? फिर हम आते हैं थॉमसन साहब की, थॉमस थॉमसन। तो थॉमसन वाले की बात करें तो थॉमसन साहब कहते थे ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में तो बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये तो उन्होंने बात कह दी। अगला रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा भैया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुलाकार में मार्ग में चक्कर लगाते। वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल शेप, धीरे 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 उनका पथ छोटा होते जाता है, धीरे धीरे उसका पथ छोटा होते जाता है। पहले ऐसा 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 ऐसा, है ना, समझ रहे हो? तो इन्होंने ये बताया कि भैया, इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन इन्होंने बोला कि चक्कर लगाता है। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। तो ये अस्थायी मॉडल था, ये इनका स्थायी मॉडल था एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनकी कमियां वगैरह भी तुम लोग लिख सकते हो ना, इनकी कमियां वगैरह भी तुम लोग लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तुम लोगों को बता रहा हूं। चलो अगले की बात करते हैं। कमियां, पहली बात थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल के अनुसार, है ना, थॉमसन मॉडल के अनुसार, है ना, परमाणु उत्मीय परंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा, इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अनुसार परमाणु अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम को, है ना, इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मतलब दूसरे जो मॉडल्स है, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जैसे हमारे जो बोर का परमाणु मॉडल, उससे समझ नहीं पाया। जैसे अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड के अल्फा, अगर मैं बात करूं अल्फा कण, ठीक है, इसको अल्फा लिखो, वाह डीटीपी साहब, इसको अपन अल्फा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, कौन सा प्रयोग था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था। अल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग था, अल्फा कण जो प्रकीर्णन प्रयोग में के मॉडल की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। यही चीज बताई हुई। तो इन्होंने ये बोला था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है, वो सॉरी भरा हुआ है। लेकिन भाई रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल था, उससे ये पता चला था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? भरा हुआ है। क्या हुआ है? भरा हुआ है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, इन्होंने ये बताया। बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता था? जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो यही कहानी थी जिसके बारे में तुम लोगों को अच्छे से पता चल गया। ठीक है, अच्छे से पता चल गया। ठीक है भैया, बहुत शानदार। ठीक है सर जी, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल की परमाणु सीमा। तो इन्होंने क्या बताया था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या पाने में असमर्थ रहा, क्योंकि गोलाकार पथ में चक्कर लगाता कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा और उसकी गति धीरे धीरे कम होगी तथा अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा। और इस बात को भैया वो इतने अच्छे से समझा नहीं पाए, परमाणु की अस्थिरता को ये मतलब एक्सप्लेन, परमाणु की स्थिरता को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए फेल हो गए। वही बात कर ले बोर साहब की। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं KLMN द्वारा भाई दर्शाया जाता था, इस तरीके से दिखाई जाती थी। ये कि भाई एक तरीके से हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में यहां पर बताया गया था, है ना। आई होप सारी चीजें सॉर्टेड है। अच्छा,
चलो पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम लिखिए। तुम लोगों को पता ही है भैया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2n², और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8 से अधिक नहीं हो सकते। तो क्या बताया था भैया, पहला नियम क्या कहता था कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², 2n वर्ग से अधिक या दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है ना। जब n बराबर 1 होता था इसको k बोलते थे, n बराबर 1 मतलब 1 का वर्ग गुणा 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आते थे। भैया क्या होता था भैया, 2 का वर्ग गुणा 2 मतलब 2 का वर्ग होता है 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन आते थे। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 दूनी 18, कितना आता था भैया 18 इलेक्ट्रॉन। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन। यही नियम इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम तुम लोगों से पूछ लिया जाए। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। वही बताया था ना, पहले K भरेगा, फिर L भरेगा, फिर M भरेगा, इस तरीके से है ना, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। हाँ चलो कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, जल्दी से बताओ। नो सर, नो नो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब अगले की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता क्या होती है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, किसी तत्व की संयोजन क्षमता है ना, कि वो कितने बंध बना सकता है, कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले सिलिकॉन की बात करें है ना, तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, साझेदारी होती है, स्थानांतरण होता है, उसी को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 4 है, कितने भैया 1 से 4 है, तो वही उसकी संयोजकता होगी। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 4 है तो वही उसकी संयोजकता होगी, और अगर 4 से अधिक है तो उतना 8 से तुम घटा दो। मैं तुम लोगों को बताता हूं, जैसे अगर मैं तुम लोगों से बात करूं किसके, सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में अगर मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक समझ ध्यान से सुनो। ट्रिक क्या है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है भैया 1 से 4 है, तो वही उसकी संयोजकता होगी, वही क्या होगी इसकी संयोजकता होगी, सीधी बात। अब क्या तुम्हें दिख रहा है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, सबसे बाह्यतम कोश वाले। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, सबसे बाह्यतम कोश वाले। अब सबसे बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन कितना है भैया 4 है, 1 से 4 के बीच में, वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे अगर तुमने सिलिकॉन का लिखोगे, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, जब तुमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा K के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर 4, यही इसकी संयोजकता होगी, क्योंकि 1 से कितना आ रहा है 4 आ रहा है। पर अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने भैया 5 से 8 है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 से 8 है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रिक है ये, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है भैया 5 से 8 है, तो संयोजकता कैसे निकालोगे, संयोजकता जो आएगी उसको क्या करो भैया, संयोजकता कैसे निकालोगे, 8 में से माइनस कर दो संयोजी इलेक्ट्रॉन को, 8 में से माइनस कर दो संयोजी इलेक्ट्रॉन को। भाई खुद देखो यहां पर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने हैं 6, तो भैया 8 में से 2 गए बचे कितने, 8 में से 6 गए बचे कितने, बचे 2। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से घटा दिया, आगे आंसर 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब 5 से 8 आते तो उसको 8 में से घटा दो, 5 में से 8 आते तो उसमें से घटा दो। इस तरीके की चीजें होगी, ठीक है, इस तरीके से चीजें हो। बहुत बढ़िया। तो देखो वही ट्रिक यहां पर दी हुई है। ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करेगा। चूंकि ऑक्सीजन की संयोजन शक्ति कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, इसलिए इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी 2 होगी।
4 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर निम्न सूत्र द्वारा संयोजकता ज्ञात की जाती है। क्या करी जाती है? ये संयोजकता बराबर क्या होता है? 8 में से घटा दो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सबसे बाह्यतम कोश, जो सबसे बाहरी वाला आता है उसमें से। और भैया ऑक्सीजन की संयोजकता क्षमता कितनी आ गई? 2। चूंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। मतलब मैंने बताया ना भैया कि अगर 1 से 4 है तो वही उसकी संयोजकता है, और 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटा देना। 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटा देना। क्लियर है? पक्का? हाँ सर, क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा, एक डेफिनेशन पूछी है। कौन सी डेफिनेशन पूछी है मास्टर? कौन सी डेफिनेशन पूछी है? तो पहला बोला है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है भाई? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अपन बोलते हैं परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है भैया? न्यूक्लियन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का एक सम हुआ करता है। समस्थानिक क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार डिफरेंट। समभारिक क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक अगर हम बात करें डिफरेंट है लेकिन परमाणु भार समान है। चलो एक बार 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशंस को अपन देख लेते हैं। तो एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कुल संख्या के बराबर होती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। परमाणु संख्या अपन ने करा हुआ। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। इस 12 के अंदर 6 क्या है भैया? 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए 6 + 6 कितना आंसर आ जाएगा? 12U। 12U से दर्शाया जाता था, याद है? इसी प्रकार फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या 31 होगी। प्रोटॉन 15 होते हैं, द्रव्यमान न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 16। तो 15 + 16 आ गया आंसर 31। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या हो? परमाणु क्रमांक तो समान है, परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। इनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के हमने 3 देखे थे, है ना? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, और एक अगर मैं बात करूं ट्राइटियम होता है। क्या होता है? ट्राइटियम होता है। यहाँ संकेत थोड़े से गलत दिए हुए हैं, मैं संकेत तुम लोगों को बता देता हूँ। क्या होता है? ट्राइटियम होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है भैया? भैया एक ऐसा हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन द्रव्यमान कितना है? 2। वही बात कर ले हमें ट्राइटियम जो होता है। ट्राइटियम में क्या है भैया? ट्राइटियम में यह है मास्टर, कि जिसका परमाणु क्रमांक तो कितना है? 1 है, लेकिन द्रव्यमान कितना है? 3 है। यह अपन ने क्लास में करा हुआ। क्या किया है? क्लास में किया हुआ। ठीक, बहुत बढ़िया। प्रत्येक परमाणु संख्या कितनी है? 1 है, परंतु द्रव्यमान क्रमशः 1, 2, 3 है ना? इसलिए अगर मैं बात करूं, कार्बन के भी 2 होते हैं। कितने होते हैं? कार्बन के भी 2 होते हैं। एक कार्बन 12 वाला, एक कार्बन 14 वाला। ठीक है, ये एग्जाम्पल को तुम्हें लिखना है, बाकी मैंने और भी लिखवाए हुए, तुम लोग वो यूज कर लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूं तुम लोग वो यूज कर लेना। चलो अब बात करते हैं अपन आइसोबार मतलब संभारिक की। संभारिक क्या होते हैं सर? संभारिक जिनका द्रव्यमान समान हो। जिनका क्या हो? द्रव्यमान समान हो। क्या हो बेटा? द्रव्यमान समान हो। तो संभारिक विभिन्न तत्वों के, है ना, विभिन्न तत्वों के अगर मैं बात करूं वो परमाणु होते हैं, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु होते हैं, है ना, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन, है ना, की परमाणु संख्या कितनी है? 20 है और 18 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी आती है भैया? 40 आती है। कितनी आती है? 40 आती है ना? बहुत बढ़िया। इसलिए कार्बन 18 है, कैल्शियम 18, और अगर मैं इसलिए, है ना, कैल्शियम तो मैं लोग बोलोगे कैल्शियम 20, है ना, 20 कैल्शियम वाला है और आर्गन 18 वाला, एक दूसरे क्या है? समस्थानिक है ना? क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिक वो संभारिक है, सॉरी संभारिक है ना? इनके द्रव्यमान कितने हैं? 40-40 आते हैं। कितने आते हैं? 40-40 आते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान से वो परमाणु संख्या कितनी आती है? 20 और 18। कैल्शियम के 20 और आर्गन के 18। उपचारक क्या है? समस्थानिक के उपयोग कहाँ कहाँ है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी मतलब एटॉमिक रिएक्टर में इसका ईंधन के रूप में किया जाता है। बहुत बढ़िया, किया जाता है। शानदार। चल आगे बात करते हैं। Na+ का मतलब क्या होता है? इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता था? 11, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बचे कितने? 10। अब तुम लोगों से पूछ लेगा के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो के अंदर 2 आएंगे, एल के अंदर कितने आएंगे? 8। बहुत बढ़िया, 2 और 8 10 हो गए, खत्म। सोडियम का परमाणु क्रमांक तो 11 होता है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जिसके कारण क्या आ गया? Na+ बन गया।
तो भाई ये क्या लिखोगे, सोडियम Na की परमाणु संख्या 11 इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर तुम लिखोगे तो 2 8 1 आएगा है ना, सोडियम का तो लिखोगे, लेकिन सोडियम प्लस, चूंकि सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na प्लस आयन बनाता है। कौन सा बनाता है, Na प्लस आयन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है ना। बहुत बढ़िया। तो इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना तो वो आएगा 2,8। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तुम लोगों ने क्वेश्चन करा हुआ है क्या? चलो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने करा हुआ है क्या? चलो एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं तुम लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हमारे पास एक जो ब्रोमीन है ना, हमारे पास जो एक ब्रोमीन है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 79। कितना है भैया, 79, 79। कितना है, 79। द्रव्यमान 79 है, परमाणु भार 35 है। एक का है 81 और परमाणु भार कितना है, 35 है। ये कितने परसेंट है, ये 49.7% है। ये कितना है, 50.3% है के रूप में पाए जाते हैं। तो ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, याद है तुम लोगों को फॉर्मूला क्या होता था? डाउट्स देख लेते हैं, डाउट्स देख लेते हैं, डाउट्स देख लेते हैं। सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, कौन सा वाला? अच्छा ये वाला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जिसका द्रव्यमान सेम, जिसका क्या है, द्रव्यमान सेम। जैसे कैल्शियम का अगर मैं बात करूं, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है सर जी, वो होता है हमारा कितना, अगर मैं बात करूं वो होता है हमारा 40। आर्गन का भी कितना होता है, 40। लेकिन इनके अंदर अगर तुम देखोगे परमाणु क्रमांक कितना है, कैल्शियम का होता है 18 और आर्गन का कितना, सॉरी कैल्शियम का होता है 20। कैल्शियम का कितना होता है बेटा, कैल्शियम का कितना होता है 20 और आर्गन का कितना होता है 18। आर्गन का कितना होता है 18। यही चीज, यही चीज यहां पर पूछी गई। कैल्शियम का 20, आर्गन का 18। जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, डिफरेंट है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, सेम है, उसको अपन बोला करते हैं क्या, समभारित। चलो बहुत बढ़िया। अब ब्रोमीन क्या हमें 2 देकर रखे समस्थानिक, पहला क्या देकर रखा है, तो तुम लोगों को एक चीज याद है, मैंने बताया था कि जब हम मास, एवरेज मास निकाला करते थे, मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला करते थे, हम लिखते थे P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। याद है जब हमने औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला था, P1 क्या होता था, पहले वाले का परसेंटेज, तो पहले वाले का परसेंटेज ये हो गया P1। फिर P2 क्या होता था, दूसरे वाले का परसेंटेज, ये हो गया P2। फिर भैया पहले वाले का द्रव्यमान क्या होता था, x1, और दूसरे वाले का द्रव्यमान क्या होता था, x2। भाई पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मतलब भैया P1 ये रहा हमारा, ये P1, और अगर हम बात करें P2 ये रहा, दोनों के परसेंटेज। द्रव्यमान x1 ये रहा और x2 ये रहा, और गुणा भैया 50.3 प्लस 49.7, मतलब ये हमारा P1 प्लस P2 रहा, जो हमेशा 100 आता था, है ना। जब इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 80.0006। 80.006। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को अपने को करना है, मैं थोड़ा सा चैट्स को ऑफ करूंगा बढ़िया तरीके से, फिर अपन इसको क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले। इस क्वेश्चन को अपन बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को अपन बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। चल अब इस क्वेश्चन को अपन बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि भैया एक तत्व है हमारा, है ना, एक तत्व है हमारा, टू बी ऑनेस्ट क्या है भैया, हमारा एक तत्व है। इस तत्व के लिए वो ये बोलता है, ठीक है, मतलब हमारे पास एक तत्व का परमाणु है x, क्या है, x है। हमारे पास x तत्व है, ठीक है, हमारे पास x तत्व है। उस x तत्व का परमाणु जो है
उसका परमाणु क्रमांक तो कितना है भैया, उसका परमाणु क्रमांक तो कितना है भैया 8, कितना है बेटा 8, उसका परमाणु क्रमांक तो कितना है 8, कितना है भैया 8, लेकिन एक का द्रव्यमान है 18 और दूसरे का द्रव्यमान कितना है 16, है ना। एक का द्रव्यमान कितना है 18 और दूसरा क्या है 16, है ना। मतलब दोनों के परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार क्या है डिफरेंट है। इसको हमने बोल दिया समस्थानिक। क्या बोल दिया समस्थानिक। तो एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 है, मतलब हमें औसत परमाणु द्रव्यमान पहले ही देकर रखा है X का, और इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक जो है उसका कितना है भैया हमारे पास X और दूसरे मतलब 18, एक का 18 और दूसरे का क्या 16। तो हमसे ये पूछा है कि भैया इन दोनों के भैया एक तरीके से P1 और P2 क्या आएंगे, मतलब इनके द्रव्यमान क्या क्या आएंगे, पहले वाले का परसेंटेज दूसरे वाले का परसेंटेज क्या क्या आएंगे, दोनों के प्रतिशत क्या क्या होंगे। तो तुम लोगों को पता है भैया जो औसत परमाणु, ध्यान से सुनना, औसत परमाणु जो द्रव्यमान है, औसत परमाणु जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, वो होता है सर P1 है ना इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, ये होता है। हमें ये देकर रखा है, क्या देकर रखा है भैया, क्या हमें ये देकर रखा हुआ है कि इनके द्रव्यमान कितने कितने हैं, है ना, इनके द्रव्यमान कितने कितने हैं, मतलब x1 और x2 की जो हमें बेसिकली द्रव्यमान हमें देकर रखा है और हमें P1 और P2 निकालना है कि कितना कितना परसेंटेज आएगा, कितना कितना परसेंटेज आएगा, कितना कितना परसेंटेज आएगा। ध्यान से सुनो। तो अगर मैं P1 को क्या मान लूं, माना P1 बराबर अगर मैं x ले लूं, मतलब पहले वाले का परसेंटेज x है, इस वाले का परसेंटेज x है, इस वाले का परसेंटेज क्या है x है, तो P2 क्या हो जाएगा बेटा, P2 हो जाएगा 100 माइनस स्मॉल x, 100 माइनस x। भैया दोनों का 100 होता, मान लो ये 50 है तो 50 100 माइनस 50 होगा, मतलब अगर एक x है तो दूसरा 100 में से घटा दो उतना होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 100। मैंने जैसे बोल दिया कि मान लो भैया ये 20 है, ये 20 है, तो अगर मैं जैसे ये 20 बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा भैया 100 माइनस 20, आंसर कितना जाएगा 80, आंसर कितना जाएगा 80। बहुत बढ़िया है ना, आंसर कितना जाएगा 80, यही चीज है। तो अब अपने को क्या करना, अपने को अब देखो ये फॉर्मूला में रखना है। तो तुम लोगों को क्या चीज सिखाई है कि औसत परमाणु द्रव्यमान तो देकर रखा है, दैट इज 16.2 बराबर पहले वाले का परसेंटेज कितना है, जल्दी से बता दो सर। पहले वाले का परसेंटेज कितना है भैया, हमने x माना है, और पहले वाले का द्रव्यमान कितना है 16, तो 16 गुणा x, तो अपन ने लिख दिया 16x, P1 x1 हो गया, प्लस P2 कितना है सर, P2 तो आप ही ने बता कर रखा है कितना है भैया, P2 है हमारे पास 100 माइनस एक्स, अपन ऐसा लिख लेते हैं 100 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू या ऐसा लिख सो बढ़िया तरीके से 100 माइनस एक्स हमारे पास P2 है, 100 माइनस एक्स हमारे पास क्या है P2 है ना। P2 कितना 100 माइनस एक्स, इसमें भैया x2 का मल्टीप्लाई कर दो 18 गुणा 18, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक तरीके से तुम लोग बोल सकते हो इतना इतना जो है हमारा सर वो P2 है और इतना इतना हमारा जो x है वो क्या है P1 है। बहुत बढ़िया। और ये हमारा क्या था भैया, एक तरीके से हमारा 16 जो आया वो x1 था और 18 जो आया वो x2 था। इस तरीके से तुम लोग देख सकते हो बढ़िया तरीके से। यही करेंगे, हाँ सर यही करेंगे, हाँ सर बहुत शानदार। अब क्या करो, अपने को ये तो हो गया, अपने को ये तो हो गया, अब क्यों करो, यहां पर 18 का इसमें गुणा करो, ये तो 16x ही रहेगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय टोटल आ जाएगा 100, क्योंकि दोनों का सम जो होगा P1 प्लस P2 कितना है 100 ही है, P1 प्लस P2 कितना है 100 ही है, P1 प्लस P2 कितना है 100 ही है। बहुत बढ़िया, P1 प्लस P2 कितना है 100 ही है। अच्छा, अब 16 से 18 का इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 1800, ये कितना हो जाएगा 1800, तो 16x प्लस 18 गुणा कितना हो जाएगा 100, तो मतलब 1800, कितना हो जाएगा 1800। बहुत बढ़िया, फिर इसमें माइनस लगाएंगे, 18 का गुणा इसमें होगा तो 18x, ये कितना हो जाएगा 18x, कितना हो जाएगा 18x बटे कितना है 100 है, बटे कितना है 100 है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। इस 100, अच्छा ये सब के किसके बराबर चल रहा है 16.2 के, इस 100 को इधर ले जाओ, इस 100 को इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1620, ये कितना हो जाएगा बेटा 1620। बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा 1620। अगर तुम लोग देखोगे तो ये हमारे पास जो ये आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1620 बराबर
ये हमारे पास कितना है 16x, अगर मैं बात करूं प्लस 1800 माइनस 1800 माइनस कितना, 1800 माइनस 18x माइनस 18x। अब तुम ध्यान से देखो, ये 16x या 18x है तो इन दोनों को काट डालो, तो यहां पर कितना बचेगा -2x, और इस 1800 को इधर ले जाओगे, इस 1800 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1620 माइनस 1800 बराबर माइनस का 2x, माइनस का 2x 1620। यही चीज समझ पा रहे हो, ये चीज समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, ये चीज समझ पा रहे हो, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब 1620 माइनस 1800, 1620 माइनस 1800 कितना हो जाएगा भाई, 1620 माइनस 1800, 1620 माइनस 1800, जल्दी से बताओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 1620 माइनस 1800, ये जाएगा माइनस का कितना, माइनस का जाएगा 180 बराबर माइनस का 2x। अब क्या कर दो, इस माइनस से माइनस ये कट गया तो हो जाएगा 180 बराबर 2x। x की वैल्यू तुम लोगोगे तो भैया x बराबर आ जाएगा 180 बटा 2, आंसर आ जाएगा 90। तो x जो आ चुका है वो क्या आ चुका है, 90 आ चुका है, क्या आ चुका है, 90 आ चुका है, हमने अभी यहां निकाला। x जो आया है, P1 जो आया वो कितना परसेंट आया बेटा, 90 आया, x जो आया वो कितना आया, 90 आया। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90, 100 माइनस 19 मतलब आंसर आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 10। यही चीज यहां पर दी हुई है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी तत्व को Z बराबर 3 है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। तो भैया जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 3 है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 3 है, सीधी बात है, 2,1 आएगा, और जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता होगी, यही चीज 2,1 लिखा एक तरीके से, क्योंकि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः तत्व की संयोजकता 1 होगी, क्योंकि यह तत्व के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, अगर मैं बात करूं वही चीज है जो मैंने तुम लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं जो तुम लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चल अब हमें बताना, दो परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठक जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है ना, x के अंदर, y के अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन। तो जिनके देखो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग आ रही है और तुम इसके द्रव्यमान भी निकालोगे ना तो अलग अलग आएंगे। इसका द्रव्यमान कितना आएगा 12, इसका द्रव्यमान कितना आएगा 18। तो द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान हो, तो जहां प्रोटॉन की संख्या समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो, इसको हम बोला करते हैं क्या, समस्थानिक। क्या बोला करते हैं, समस्थानिक, ठीक है, क्या है, समस्थानिक। बस बेटा आखिरी लेक्चर है ना, आज थोड़ा सा और देखो, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, है ना, तो ये एक चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अरे भाई क्या कर दिया ये, तो निम्नलिखित वक्तव्यों के में गलत के लिए F और अगर मैं बात करूं T लिखें, है ना, सही के लिए T लिखें। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं, ये जे थॉमसन ने कहा था क्या, नहीं, जे थॉमसन ने तो परमाणु नाभिक के बारे में कुछ बताया नहीं था, तो ये फॉल्स है, गलत है। रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें बताई, ठीक है, मतलब रदरफोर्ड ने भी नहीं, हमारे बोर साहब ने और अच्छे से बताया था। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते, क्या ये बात सही है, नहीं, गलत है सर, F। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के से लगभग 1/2000 गुना होता है, ये बात सही है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, टिंक्चर आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन का तो यूज किया जाता है ये, है ना, टिंक्चर आयोडीन वगैरह बनाने के लिए तो किया जाता है, ठीक है, ये बात तो सत्य है, इसको अपन ट्री लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किसकी खोज के उत्तर आए, रदरफोर्ड ने क्या बताया था भैया,
रदरफोर्ड ने क्या बताया था, जल्दी से बता दो इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अच्छा, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? किसकी खोज हुई थी सर? तो यहां पर जो खोज हुई थी वो खोज हुई थी परमाणु के केंद्रक की, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना, परमाणु का केंद्र खोजा था। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, तुम लोगों को पता है भैया, इनके क्या होते हैं भैया, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं भिन्न परमाणु संख्या अलग होती है। तो इनमें तुम लोग देखोगे ना समस्थानिकों के, तो समस्थानिकों में हमें ये देखने को मिलता है कि उनके न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि तुम लोग खुद देखोगे, हाइड्रोजन के अपन ने 3 समस्थानिक देखे थे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देखे थे, परमाणु क्रमांक तो सेम था, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या थी, अलग अलग थी। क्या थी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग थी। इसमें न्यूट्रॉन कितने आए थे भैया, इसमें न्यूट्रॉन जो थे वो 0 थे, इसके अंदर कितना था, 1 था, इसके अंदर 2 थे। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अच्छा, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान से सुनो, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, इसका Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, वो आएगा 2,8,7, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। अब वो माइनस कह रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण से माइनस आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण से कौन सा आवेश आता है, माइनस आता है। तो इसके साथ एक और ऐड हो गया होगा, तब जाके 8 हो गए होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8, बी। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो भैया, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, बताओ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, 11 है। तेरा मुझे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपना सफर यही एंड। Is this the place? हाँ, शुरू में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाद में भाई क्लास ले ही ली अपन ने, क्योंकि बोलना जरूरी था भाई। चलो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही है, पहले से ही बता दिया यार। ठीक है, चल, अभी एक तालिका दी हुई थी हमें, ठीक है, ये हमें एक तालिका दी हुई थी, इस तालिका को हमें कंप्लीट करना था। ध्यान से सुनो, तो इस तालिका में ये बोला है कि परमाणु संख्या किसी की 9 है, किसी की 16 है ना। फिर यहाँ पर कुछ कुछ अगर बात करें चीजें दी हुई है। तुम लोग पता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या के अपन बोला करते थे ए, और ए क्या हुआ करता था, जितने हमारे पास क्या है भैया, प्रोटॉन है, मतलब ए बराबर क्या होता था, जितने प्रोटॉन है, मतलब जो जितने जेड है उसमें क्या कर दो, एन जोड़ दो, न्यूट्रॉन संख्या जोड़ दो, यही होता था। बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन की संख्या का अपन कैसे निकाला करते थे, एन बराबर होता था जितना द्रव्यमान संख्या उसमें से परमाणु संख्या घटा दो। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन की संख्या जेड हुआ करती थी, जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती थी अपनी, जेड। इलेक्ट्रॉन क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जो है भैया वो अगर बात करें कोई आवेश नहीं है तो उसके ऊपर, तो वो अपना जेड के बराबर ही होता था। चलो, अगर किसकी परमाणु संख्या 9 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, तो भैया द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जितना परमाणु संख्या उतना न्यूट्रॉन जोड़ दो, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा, आंसर 19। बहुत बढ़िया। अगर परमाणु संख्या 9 है ना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, अच्छा प्रोटॉन की संख्या कितनी आ रही भैया, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी आएगी भैया, 9 ही आएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या आएगी, 9 ही आएगी। ठीक है, और इसका नाम आ जाएगा फ्लोरीन। क्या नाम आ जाएगा, फ्लोरीन। क्या आंसर आ जाएगा, फ्लोरीन। अच्छा, ध्यान से सुनो, अब किसी की परमाणु संख्या देकर रखी है, द्रव्यमान संख्या देकर रखी है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो जितना द्रव्यमान संख्या उसमें परमाणु संख्या घटा दो। 16 में से 32 में से 16 गए, बचे कितने, 16। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी आएगी, 16, क्योंकि परमाणु संख्या देकर रखी है। इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 16। बहुत शानदार। चल आगे बढ़ते हैं। हमें परमाणु संख्या नहीं देकर रखी है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या देकर रखी है। तो देखो, अगर प्रोटॉन दे दिया तो यही परमाणु संख्या होगी, 12, 1, 1, यही परमाणु संख्या होगी। बहुत बढ़िया। इसके अंदर देखा रखा है द्रव्यमान संख्या, तो भैया
हाँ द्रव्यमान संख्या देकर रखिए। अब हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली, इसमें से ये घटा दो तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 12 24 में से 12 गए बचे 12, 2 में से 1 गए बचा 1, और 1 में से 1 गया बचा 0। बहुत बढ़िया। चलो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जितने भैया प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या आ जाएंगे हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन ये बोल दिया गया है 0 है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं भैया? प्रोटॉन तो तुम बोलोगे 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। मतलब वो हाइड्रोजन रहा होगा और उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, तो H+, ये हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन आयन। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आयन। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि भैया ये हमेशा सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर एक कम है तो इसके ऊपर प्लस आवेश होगा। चलो बहुत बढ़िया। वही बात कर ले इस बार, परमाणु क्रमांक तो कितना है? 1 है। परमाणु क्रमांक तो कितना है बेटा? 1 है। बहुत बढ़िया। परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। द्रव्यमान संख्या 2 है, मतलब परमाणु क्रमांक जिसका 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? वही आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई भैया? उसके अंदर देकर रखी हुई है। अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन की संख्या उसके अंदर कितनी देकर रखी हुई है? अगर हमें निकालना हो, न्यूट्रॉन की संख्या 1 देकर रखी है। अच्छा, तो भैया जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है, कितना है? परमाणु द्रव्यमान 2 है, परमाणु क्रमांक 1 है, वो हमारा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका नाम है ड्यूटीरियम। क्या नाम है? ड्यूटीरियम। बहुत बढ़िया। अगला बात कर लो, जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जिसके अंदर 12 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 12 है, वो कोई नहीं, वो हमारा मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम। तो इस टेबल को मैंने तुम लोगों को अच्छे से बना के बता दिया, इसको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ रिलेट करके समझने का प्रयास करना। ठीक है, इन फॉर्मूलेस को थोड़ा सा ध्यान रखना, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इस टेबल को और अच्छे से बना लेना तुम लोग। बहुत बढ़िया। ठीक है, सो एक समय आ चुका है जब मैं तुम लोगों से अलविदा कहूँ। ठीक है, और बहुत प्यारा सा ये सफ़र रहा। ठीक है, बहुत प्यारा सा ये सफ़र रहा। और हाँ, एक समय तो ऐसा करना ही था कि हमें तुम लोगों से विदा लेनी थी। ठीक है, और वो ली मैंने। यही सब कहानी थी भाई, कि एक समय आता है कि जब तुम लोगों से विदा लेना पड़ता है। और मिस यू बच्चों, तुम लोग अभी तक रुके। आई एम सो सॉरी कि शुरू में वो क्लास थोड़ी डिले इसलिए होने लगी कि रीज़न ये था कि थोड़ा इशू हो गया था, और जिनके यहाँ इशू हुआ था उनके साथ ही दिक्कत थी बेटा। यही कहानी है। गाना गा देता हूँ, वीडियो कॉल मत बोलो बेटा। मैं तुम लोगों का फेस शेयर नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे। लास्ट टाइम भाई बहुत बच्चे रो दिए थे। ठीक है, आई एम सो सॉरी यार, वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे। गाना गा दूँ क्या? गाना गा दूँ? तो एक समय आता है कि जब तुम्हारे सामने कोई एक नया टीचर होगा, तुम्हारे सामने एक नए, अगर मेरे सामने एक नए बच्चे होंगे, तुम्हारे सामने एक नया टीचर होगा आगे चल के, लेकिन हम लोगों के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है,
मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, है ना। लास्ट टाइम ये लीडर बोर्ड भी तुम लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे पता है, ठीक है। अंश पटेल प्रयागराज का, कार्तिक, आकांक्षा, कौशल, फरमान, डबल एक्सन, हर्ष, सार्थक, अंश कुमार, ऑल ऑफ यू डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब बेटा, बहुत बढ़िया। और जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, मैं लिख कर ले लो, अगर तुमने उसका थोड़ा भी कंप्लीट करा होगा ना, यू विल स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, मैं दे रहा हूँ गारंटी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा अपने आप को डिफरेंट प्रूव करना, अपने आप को फोड़ने की कोशिश करना, अपने आप में बेहतर करने का प्रयास करना। ये भाई तुम्हारा हमेशा साथ रहेगा, है, और हमेशा जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आता रहेगा। थैंक यू सो मच, तुम मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ज़रूर बताना लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।